चलिए देखिए, तो हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में सबसे शुरू में आता है वर्ण। ठीक है, तो वर्ण के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए वर्ण। ठीक है, अब यहाँ पे बोलेंगे कि उस मूल ध्वनि को, ठीक है, उस मूल ध्वनि को, या ऐसे बोल सकते हो कि हाँ, मूल ध्वनि ही बोलेंगे। वह मूल ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। ठीक है, वह मूल ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। देखेंगे, वह मूल ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब यहाँ पे समझिएगा कि वर्ण कितने होते हैं वो तो देखेंगे ही। ठीक है, जैसे में पहले लिख लेते हैं कि वर्ण। ठीक है, देखो जैसे में ठीक है, यहाँ पे सभी वर्ण के बारे में बात कर ले। सभी वर्ण के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपका आ हो जाएगा। ठीक है, आ का कभी देखे कि खंड करके मिला हुआ आधा। ठीक है, तो इसका खंड नहीं हो सकता, तो ये वर्ण हो जाएगा। उसी तरह से आ हो जाएगा। ठीक है, ई हो जाएगा, और भी होगा। मान लीजिए क का खंड तो देखे होंगे। ठीक है, लेकिन आधा क का खंड नहीं देखे होंगे कि आधा क, ये आधा क हो गया। क में हलंत लगाने का मतलब हुआ कि आधा क हो गया। ठीक है, अब जब आधा क हो गया तो इसका अब आधा नहीं हो सकता, तो ये वर्ण में काउंट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से आधा ख, ठीक है, च, आधा च एक्चुअली। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आधा र। ठीक है, इस तरह से जो होगा ये हो जाएगा आपका वर्ण। लेकिन अगर देखा जाए तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इन जनरल पूरा का पूरा लिख के उसको वर्ण में संकेत कर देते हैं। इन जनरल मतलब लिखने में बात कर लेते हैं कि कोई बात नहीं है, दिया हुआ है तो दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? चलो अब यहाँ पे थोड़ा सा वर्णमाला ही बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बात कर लेंगे वर्ण के भेद के बारे में। ठीक है, तो थोड़ा सा देखो, तुम लोग अगर पढ़े हुए हो, याद है, तो दिमाग इतना लगा के रखना कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, वो चीज पे थोड़ा सा फोकस करते रहना। ठीक है, ये नहीं कि पढ़े हुए हैं याद नहीं है तो यो नहीं, चलो तो बात नहीं, ऐसा नहीं। चलो देखो, यहाँ पे हम बात करेंगे वर्णमाला के बारे में। ठीक है, वर्णमाला तो लोग बचपन में पढ़े होंगे, आ से लेके यरलव तक। बचपन में जो पढ़े ना, आ से लेके यरलव तक, तो क्या होता था उसमें हम लोग वर्ण जो लिखते थे ना, वो एक क्रम में लिखते थे। ठीक है, क्रम में मतलब जैसे आ के बाद आ के बाद ई के बाद ई, है ना। क ख लिखना है तो क लिखते थे, उसके बाद ख लिखते थे, उसके बाद ग लिखते थे, उसके बाद घ लिखते थे। तो ये जो होता था इसको हम लोग बोलते थे कि क्रम में वर्ण लिखा हुआ है। ये पूरा बक्सा समझ लीजिए। ठीक है, कि मान लीजिए यहाँ पे बोलेंगे कि वर्ण को अगर हम लोग क्रम में लिख दे, ठीक है, वर्ण को क्या लिख दे, क्रम में लिख दे, तो क्या बोलेंगे, वर्णमाला बोलेंगे। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। बात समझ में आया? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। चलो अब यहाँ पे वर्णमाला लिख के हम आपको बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे वर्णमाला लिख के बताएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक चीज पहले हम लिख देते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, तो 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज लिख देते हैं कि हिंदी वर्णमाला में, वर्णमाला में
कुल 52 वर्ण होते हैं। कुल 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे 52 वर्ण को लिखेंगे और आपको यहाँ पे क्लियर भी करते चलेंगे कि कौन स्वर वर्ण है, कौन व्यंजन वर्ण है। अब बाद में भी क्लियर कर देंगे, बहुत परेशान नहीं होना। चलो देखो, जैसे लिख के आगे बढ़ते हैं। जैसे में, ठीक है, अगर आप लोग को पहले से याद है तो अच्छी बात है। देखिए, वर्णमाला में जो 52 को वर्ण होगा, ये 52 वर्ण को हम लिख रहे हैं, 52 वर्ण को लिख रहे हैं। कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहां पे हो जाएगा आपका अ, आ, ई, उ, लग रहा है बच्चा को पढ़ा रहे हैं ना। री, छोटा छोटा बच्चा, छोटे छोटे बच्चे तेरे मुट्ठी में क्या है, नहीं गाना सुने हो। री, ए, आई, ओ, आओ। ठीक है, यहां तक हुआ। ये टोटल 11 गो होता है। ठीक है, और इसको स्वर वर्ण कहा जाता है। ये टोटल 11 है और इसको क्या कहा जाता है? स्वर वर्ण कहा जाता है। ठीक है, तो हम पहले स्वर वर्ण लिख देते हैं, उसके बाद 11 लिख देंगे। तो ये स्वर वर्ण है। ठीक है, और 11 गो है। ठीक है, संडे के ना दिन बहुत नाटक करता है और यही कारण से थोड़ा सा दिक्कत होता है मेरे को। ठीक है, 10th में तो 9 गो बच्चा हो गया अभी। ठीक है, लेकिन वो सब इतना नाटक कर रहा है, बाद में क्या कहेगा, ये नहीं पढ़ा है, वो नहीं पढ़ा है। ठीक है, क्या करेंगे। ए आई ओ औ हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब एक देखो यहाँ पे, ये जो होता है ना अंगा, अंगा को अनुस्वार कहते हैं। अंगा को अनुस्वार कहेंगे, अनुस्वार। ठीक है, अच्छा ये कौन सा स रहेगा बता दो? दंती स है। ठीक है, ऐसे कर दे, ऐसे अनुस्वार। अच्छा चलो ठीक कर देते हैं, अनुस्वार। ठीक है, और आह को हम लोग विसर्ग कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? विसर्ग कहेंगे। और ये कितना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अयोग वाह बोलते हैं। ठीक है, अयोग वाह, अयोग वाह कै गो होता है? तो 2 गो होता है। ठीक है, अयोग वाह हो गया। अब हम लोग शुरू करेंगे यहां से क ख ग घ लिखना। ठीक है, चलो देखो, मान लीजिए यहाँ पे क लिखाया, ख लिखाया, ये सब आधा में रहता है, लेकिन चलो अब वर्णमाला पढ़ रहे हैं। ठीक है, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा च, छ, ज, झ, य। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा ट, ठ। अरे बताओ, चर्चा के बाद टठ नहीं लिखते हैं ना? हाँ, याद है ना नंबरिंग? ठीक है, बचपन में पढ़े उसे याद होगा। ट, ठ, ड, ढ, और यहाँ पे तवर्गीना। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा? त, थ, द, ध और न। तो इसको तवर्गी ना बोलेंगे, इसको टवर्गी ना बोलेंगे। ठीक है, अब आगे बात करेंगे प फ व का। तो प, फ, ब, भ और ये म हो गया। अब यहां देखिए, ये जितना भी आया है ये सब स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 और ऐसा करके 5 को सब में है, टोटल 25। इसको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन। अब ये कितना है? तो 25 गो है। ठीक है, ये कितना है? 25 गो है। उसके बाद आगे का बात कर लेते हैं, आगे का बात कर लेते हैं, वो दूसरा कलर से कर ले। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आपको य लवा से शुरू होता है, पूरा का पूरा नहीं लिखेंगे, य र ल व। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आप अंतस्थ वर्ण। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन बोल सकते हो या अंतस्थ वर्ण बोल सकते हो। तो इसको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन वर्ण।
या आप डायरेक्टली इसको अंतस्थ वर्ण भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यार अलावा के बाद अगर देखें तो तलाबे स, मूर्धन्य स, दंती स और ह, इसको हम लोग बोलते हैं उष्म वर्ण। क्या बोलते हैं? उष्म वर्ण बोलते हैं। और इस पे क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। हम क्या बोले कि इसमें चाहे तो आप व्यंजन लगा सकते हैं, क्योंकि ये व्यंजन वर्ण का प्रकार होता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे बात करें तो अक्षा, अक्षा, तर, ज्ञा और एगो स्र होता है जिससे श्री राम लिखते हो, ठीक है, श्री लिखते हो, वो इसको कहा जाता है संयुक्त वर्ण, ठीक है। क्या कहा जाता है? संयुक्त वर्ण। अब देखो यहाँ पे एगो होता है ये ढ, लेकिन ये र जैसा होता है, र में ह लगल रहेगा। और एगो बड़ी र होता है, ये बोलेंगे कि हिंदी का अपना वर्ण है, ये हिंदी का अपना वर्ण है, ठीक है। हिंदी का अपना वर्ण है। कै गो है? 2 गो है। ये कितना हो गया? 4। ये कितना? 4। और ये कितना? 4, ठीक है। टोटल अगर आप काउंट करते हैं, टोटल काउंट कीजिएगा तो 52 आ जाएगा, ठीक है जी। टोटल काउंट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 52 आ जाएगा। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आता है कि बताइए निम्नलिखित में कौन आपका अंतस्थ व्यंजन वर्ण है या अंतस्थ वर्ण है, ठीक है। और ऑप्शन में दे देगा गुच्छा गुच्छा में य र ल ट दे देगा, य र ल व दे देगा, य र ल ह दे देगा। इतना कंफ्यूज करता है। और कभी कभी, ठीक है, आपको तलाबे से, मूर्धन्य से, दंती से ऐसे करके दे देता है। तो आपको अंतस्थ वर्ण पहचानना है, ठीक है। अगर कंफर्म रहोगे तभी पहचान पाओगे, नहीं तो नहीं पहचान पाओगे। तो ये हो गया आपका वर्णमाला, ठीक है। ये क्या हो गया? वर्णमाला। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? किसके बारे में बात करना है? वर्ण के भेद के बारे में, ठीक है। इसको लिखो। चलिए देखिए, तो हम लोग यहाँ पे वर्ण पढ़ लिए, वर्णमाला पढ़ लिए। अब हम लोग बात करेंगे किसका? तो वर्ण के भेद के बारे में, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा। वर्ण का भेद, हेडिंग डालो, वर्ण का भेद। वर्ण के भेद समझिएगा। वर्ण के देखा जाए तो मुख्यतः 2 भेद होते हैं, ठीक है। वर्ण के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। तो वर्ण के मुख्यतः, ठीक है, मुख्यतः 2 भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। कौन कौन हो जाएगा बता दीजिए, ठीक है। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब देखो इसमें कंफ्यूज रहता है लोग कि स्वर वर्ण का 3 भेद है, ठीक है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पुलुत स्वर। तो कभी कभी सब क्या कर देगा कि स्वर वर्ण का भी 3 गो भेद बोल देगा। ह्रस्व स्वर व्यंजन, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और पुलुत वर्ण, ठीक है, ऐसा भी कर देता है। वो चीज में कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे एक में, ठीक है, वो क्या पढ़ेंगे? स्वर वर्ण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। स्वर वर्ण हो गया। और 2 में जो पढ़ेंगे वो व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ेंगे, व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। अब स्वर वर्ण किसे कहते हैं वो देखना है, और उसका भेद देखेंगे। फिर व्यंजन वर्ण का बात करेंगे और देखा जाएगा, ठीक है। स्वर वर्ण, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। स्वर वर्ण बोलेंगे कि स्वर वर्ण उन मूल ध्वनि को कहते हैं, ठीक है, जिनका उच्चारण स्वतः होता है, ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। स्वर वर्ण जो है किसको कहेंगे? जिसका उच्चारण स्वतः होता हो। तो स्वर वर्ण उन मूल ध्वनि, ऐसा बोलेंगे कि वर्णों या ध्वनियों को ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। स्वर वर्ण, स्वर उन, ठीक है, स्वर वर्ण ज्यादा बेहतर रहेगा ना। स्वर स्वर वर्ण, ठीक है, उन वर्णों, वर्णों या ध्वनियों
ध्वनियों को कहते हैं, ध्वनियों को कहते हैं ठीक है, जिसका उच्चारण स्वतः होता है, जिसका उच्चारण स्वतः होता है। स्वतः होता है का मतलब कि स्वयं होता है, किसी का हेल्प का जरूरत नहीं पड़ेगा, यानी दूसरे वर्ण का हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो स्वर वर्ण उन वर्णों या ध्वनियों को कहते हैं जिनका उच्चारण क्या होता है, स्वतः होता है। अच्छा बताओ, स्वर वर्ण कितने होते हैं? स्वर वर्ण 11 गो होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे जैसे में करके लिख देते हैं, जैसे, ध्यान दो, ठीक है, क्या हो जाएगा, चलो ठीक है, हाँ, आ ई उ री ए आई ओ औ। टोटल काउंट करोगे तो ये जो आ जाएगा 11 गो आ जाएगा। ठीक है, टोटल काउंट करोगे कितना आ जाएगा, 11 गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो स्वर वर्ण जो होते हैं कुल कितने होते हैं, 11 होते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, तो ये व्यंजन वर्ण के उच्चारण में सहायक होते हैं। स्वर वर्ण जो है ये व्यंजन वर्ण का उच्चारण में सहायता करता है या सहायक होते हैं, ऐसा लिख देंगे। तो स्वर वर्ण व्यंजन वर्णों के उच्चारण में, ठीक है, उच्चारण में सहायक होते हैं, सहायक होते हैं। कहने का मतलब कि स्वर वर्ण के मदद से ही व्यंजन वर्ण का उच्चारण होता है। स्वर वर्ण के मदद से ही क्या होता है, व्यंजन वर्ण का उच्चारण होता है। क्लियर है ये बात? अच्छा देखो, स्वर वर्ण का अगर भेद के बारे में बात करें, ठीक है, स्वर वर्ण के भेद के बारे में बात करें, ध्यान दीजिएगा, यहां पे बात करेंगे स्वर वर्ण, क्या चीज, नहीं, दो आधार पे होता है। ठीक है, और पहला हो जाएगा जो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पे, और दूसरा हो जाएगा जाति के आधार पे। तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पे 3 प्रकार का, और जाति के आधार पे 2 प्रकार का, सजातीय और विजातीय। ठीक है, स्वर वर्ण के भेद समझिएगा ध्यान से। स्वर वर्ण के भेद, स्वर वर्णों को 2 आधार पर बांटा गया है। ठीक है, कितने आधार पे, तो 2 आधार पे बांटा गया है। चलिए देखिएगा, 2 आधार पे बांटा गया है। क्या हुआ, स्वर वर्ण के भेद। ठीक है, स्वर वर्ण के भेद देखो शुरुआत से कर दिए हैं कि इससे क्या होगा कि तुम लोग वीडियो में देख लोगे। 1 से 2 क्लास में वहां तक हम पहुंचा देंगे। ठीक है, 1 से 2 क्लास में। देखो एक बार बताओ, थोड़ा सा ना आदमी को एडजस्ट भी करना चाहिए, घबराना नहीं है। पढ़ा हुआ भी पढ़ लेंगे तो क्या दिक्कत है, और आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा और अच्छा है ना। चलो देखो, पहला देख लेंगे किसके आधार पे, पहला किसके आधार पे बता दीजिए, वहां पे बढ़ाए थे विशेषण, हाँ विशेषण पढ़ाए। चलो देखो, 2 आधार क्या है, तो सुनो, पहला है, सुनो प्लीज ध्यान दो, पहला आधार क्या है वो ध्यान दीजिए, उच्चारण में लगने वाले, उच्चारण
में लगने वाले समय के आधार पर, समय के आधार, ठीक है। और दूसरा आधार क्या हो जाएगा, जाति के आधार पर, जाति के आधार पर, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग यहां पे बात कर लेते हैं, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, समय के आधार पर, ठीक है। वर्ण, स्वर वर्ण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। दो की तीन, तीन होगा ना। स्वर वर्ण तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। हाँ, अभी ये दो दो बोली थी ना, उसी से हमको दो याद आ गया था। पहला क्या हो जाएगा बता दीजिए, ह्रस्व स्वर, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर। और तीसरा क्या हो जाएगा, प्लुत स्वर, प्लुत स्वर, ठीक है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक है। बदमाशी कर रहे हो ना। चलो देखो, तो हम लोग ह्रस्व स्वर के बारे में बात कर लेते हैं पहले, ठीक है। ह्रस्व, अच्छा हाँ में र लगेगा ना, ठीक है, हम गलती लगा दिए। हाँ, स में नहीं लगेगा। हाँ, ह्रस्व स्वर, ठीक है, हो गया। अब यहां पे हाँ मेरा ह्रस्व स्वर, देखिएगा, ह्रस्व स्वर के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या होता है कि इसमें एक मात्रा का समय लगता है, ठीक है। इसमें क्या लगता है, एक मात्रा का समय लगता है। सिंपल सा बात बोलेंगे कि इसमें, ठीक है, एक मात्रा का उच्चारण समय लगता है। इसमें एक मात्रा का उच्चारण समय लगता है, उच्चारण समय लगता है। इसलिए इसको एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है, ठीक है। ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। तो बोलेंगे कि इसे एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, इसे एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। चलो देखो, जैसे में थोड़ा सा बात कर ले, जैसे में ध्यान दीजिएगा। देखो आप ये जो पढ़ते हैं ना, कहाँ गया, इसमें नहीं है। हाँ, ये हुआ ह्रस्व, ये हुआ दीर्घ, ये हुआ ह्रस्व, ये हुआ दीर्घ, ठीक है। ये हुआ ह्रस्व और ये हुआ दीर्घ। री भी ह्रस्व में आ जाता है, री भी किस में आ जाता है, ह्रस्व में। अच्छा बताओ, ह्रस्व जो स्वर है वो कै गो होगा, टोटल कै गो होगा, 4 गो हो जाएगा, ठीक है। तब अभी देखो घेरा लगाए हैं, वो ध्यान से देख लीजिए, ये ह्रस्व का हो जाएगा, ठीक है। तो यहां हो जाएगा आ, ठीक है, हाँ, ह्रस्व ई, ठीक है, और ह्रस्व उ, और एक री हो जाता है, जो ह्रस्व स्वर में ही काउंट होता है, ठीक है। एक बात का ध्यान रखिएगा, इसको एक मात्रिक स्वर क्यों कहा जाता है बताइए। क्योंकि इसमें उच्चारण का जो समय लगता है वो एक मात्रा का समय लगता है, इसलिए इसको एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, ठीक है, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। चलो दूसरा बात करेंगे,
दूसरा जो बात करेंगे वो क्या हो जाएगा। अच्छा, इसका एक और नाम है, इसको मूल स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, एक मात्रिक स्वर को यानी ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, मूल स्वर भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा उस बात का। ठीक है, दीर्घ स्वर तो लोग तो लिख नहीं रहा। दीर्घ स्वर में क्या होता है, दो मात्रा का समय लगता है। ठीक है, इसमें जो उच्चारण होगा तो बोलेंगे इसमें ठीक है, दो मात्रा का उच्चारण समय लगता है। ये मतलब हुआ कि इसका जो ये जो स्वर है, दीर्घ स्वर है, उसका जब उच्चारण करेंगे ना थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, ह्रस्व स्वर के तुलना में ज्यादा समय लेता है। जैसे ई, ह्रस्व ई पढ़ना है तो ई बोल दिए तुरंत खत्म, और दीर्घ ई को ई ऐसे बोलेंगे, ई ई। ठीक है, समझेगा, ऊ ऊ। अब हम लोग बच्चा थे तो कैसे पढ़ाया जाता, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, लेकिन अब तुमको ना यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा। ह्रस्व ई को पढ़ना है तो ई, और दीर्घ ई को पढ़ना है तो ई। ठीक है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, समझ में। तो क्या हुआ, वो दीर्घ स्वर है। ठीक है, ह्रस्व दीर्घ में यही अंतर होता है कि ह्रस्व में एक मात्रा का समय लगता है उच्चारण में, और दीर्घ में, ठीक है, दो मात्रा का उच्चारण समय लगता है, इसलिए इसको द्विमात्रिक भी कहते हैं। इसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ठीक है, द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। इसमें ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है। ठीक है, बोलेंगे कि इसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक यानी दुगुना समय लगता है, दुगुना, क्योंकि वो एक मात्रिक था, ये द्विमात्रिक है, मतलब दुगुना समय लगता है। तो बोलेंगे इसमें कि दीर्घ स्वर के उच्चारण में, दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, दुगना समय लगता है। ठीक है, दुगना समय लगता है। जैसे वाला यहां लिख दे, जगह थोड़ा सा कम है तो क्या क्या हो जाएगा इसमें। इसमें कितना होता है सो बता दो, दीर्घ स्वर में कितना होता है, तो लोग पढ़े हुए हो ना, चलो बता दो। 7 को हो जाएगा। ठीक है, दीर्घ स्वर कितना हो जाएगा, 7 को अटेगा इसमें। जब हम छोटा बच्चा था तो सुपरमैन पे मरते थे। चलो देखो, टेक्नोलॉजिया, ठीक है, टेक्नोलॉजिया यूज करते हैं। अब ये इतना कट जाएगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं। हो गया, इसको भी ऊपर भेज दे, तुमको भी ऊपर भेजते हैं। चलो, हो गया। अब ये दोनों को ऊपर भेजते हैं। अच्छा, वो तो हटा देंगे। हो गया, जगह मिल गया, सही बात है। अब हुआ ना जैसा मैं चाहता था। ये नहीं है पुष्पराज में डायलॉग है, नहीं उसे अति कर देता है। अब लग रहा हूं ना मैं जैसा लगना चाहिए था। जैसे में अगर यहाँ पे देखे तो दीर्घ वाला उठा लो। ठीक है, किसको, ह्रस्व छोड़ को बाकी सबको उठा लो ना, कोई दिक्कत नहीं। ह्रस्व कौन था, ये था। ह्रस्व कौन था, ये थी।
ठीक है, और इसमें कौन था, ये था और ये था। ये तीन जितना पे हम टिक मारे उसको छोड़ के बाकी सबको बोलो। आ हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आ हो गया। उसके बाद दीर्घ ई हो जाएगा, दीर्घ ऊ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ए हो जाएगा, ए ओ और औ, ठीक है, समझ में आया। तो ये जो हो गया आपका 7 गो और उधर 4 गो, 7 4 11 स्वर तो पूरा पुर गया। सोचोगे भाई पुलुत स्वर कौन होगा, तो पुलुत स्वर कोई नहीं होता है, इसी स्वर को ज्यादा टान मार के अगर तुम बोलते हो तो उसको पुलुत स्वर में काउंट किया जाता है। समझ में आ गया, उसको क्या किया जाता है, पुलुत स्वर में काउंट किया जाता है, ठीक है। इसको भगाओ तो थोड़ा सा गेट सटा दो जाओ। गेट सटा देना। हो गया दीर्घ स्वर। आगे चले, आगे चले। चलो तीसरा नंबर में हम लोग पढ़ेंगे प्लुत स्वर के बारे में, ठीक है। पूरा लिख लेते हैं, उसके बाद पीछे कर देंगे, ठीक है। प्लुत स्वर, अच्छा देखो प्लुत स्वर जो होता है इसमें उच्चारण समय कितना लगता है, तो बोलेंगे इसमें, ठीक है, 3 मात्रा का उच्चारण समय लगता है, ठीक है। उच्चारण समय 3 मात्रा का, तो इसमें 3 मात्रा का क्या चीज, इसमें 3 मात्रा का उच्चारण समय लगता है, ठीक है, समय लगता है। इसमें 3 मात्रा का उच्चारण समय लगता है। अब ये इसको इसीलिए त्रिमात्रिक भी कहा जाता है, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ठीक है, तो इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। त्रिमात्रिक, त्रि कैसे बोला, ठीक है, चलो ठीक है, मात्रिक स्वर भी कहते हैं, ठीक है, इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं, इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं, सही। अब इसके लिए 3 अंक आगे लगाया जाता है, ठीक है, इसके लिए 3 का अंक लगाया जाता है, इसके लिए 3 का अंक आगे लगाया जाता है। तो यहां पे लिख देते हैं कि इसके लिए 3 का अंक लगाया जाता है, ठीक है, लगाया जाता है, ठीक है, लगाया जाता है। बात समझ में आया, 3 का अंक आगे लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम ओम का बात करें, ठीक है, ओम आपको बहुत देर तक ओम वैसे बोलना है, ठीक है, हाँ, तो बहुत दिन तक नहीं, थोड़ा सा मान लीजिए ओ लिख दिए, यहाँ पे 3 लिख देंगे, ठीक है, ये 3 लिखा हुआ है तो लोग ई नहीं समझना, हम ई ऐसे लिखते हैं, तो ठीक है, ये 3 हो गया और ये म हो गया। तो इसको कैसे पढ़ोगे, तो थोड़ा सा लमार के पढ़ेंगे, ओ, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि ये 3 है। चलो देखो मेरा लिखने में डिफॉल्ट है थोड़ा सा, ठीक है, हाँ, मेरे लिखने में डिफॉल्ट है, तो लोग को थोड़ा सा पढ़ने नहीं पड़ता होगा। हम 3 कैसे लिखते हैं, आप कुछ लिखेंगे ना तो लोग तो भेद निकाल ही दोगे, ठीक है, कहोगे सर आप ऊ लिखते हैं इसे, ठीक है। कौन बोला ऊ वाला, नहीं नहीं वैसा नहीं करना, अभी फिलहाल हमको ये बताना, ठीक है, अजीन थुप्पा नहीं मारना है, अभी ये समझना है कि कैसे, क्यों हम इसको ओम ऐसे किए, ठीक है, टान मारे क्यों, क्योंकि क्या है ये त्रिमात्रिक है, समझना कि नहीं है। अरे ये वाला ओम थोड़ी लिख रहे हैं हम, ये ओम थोड़ी लिख रहे हैं अभी, ठीक है, अभी हमको पढ़ाना है ना, अभी थोड़ी ना वेद मंत्र का उच्चारण करना है, ठीक है। ओम पवित्रम स्वाहा, विवाह संपन्न हुआ, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए, ठीक है, ऐसा थोड़ी करना है। सोचो वेद से विवाह संपन्न हो जाता है। मेरे को सब आता है।
चलो देखो, तो ये हुआ। आप इसको क्या कीजिए, पहले लिखिए, उसके बाद हम आपको जाति के आधार पे बात करेंगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि जाति के, ठीक है, सुनिए प्लीज, शांत हो जाइए। जाति के आधार पे स्वर वर्ण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो बोलेंगे कि जाति के आधार पे स्वर वर्ण के भेद, ठीक है। ऐसे लिख देते हैं सीधा कि जाति के आधार पर स्वर वर्ण, ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, समझिएगा ध्यान से। अब ये जाति के आधार पर स्वर वर्ण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन होता है? वो कौन कौन होता है यहाँ पे हम बात करेंगे। एक हो जाएगा आपका सजातीय, ठीक है, सजातीय स्वर वर्ण, या वर्ण सिर्फ लिख दो, इसको सवर्ण भी कहा जाता है। और दूसरा हो जाएगा विजातीय, ठीक है, विजातीय वर्ण। एक्चुअली ये स्वर वर्ण का भेद पढ़ रहे हैं हम लोग, तो दिमाग में वो चीज भी चलना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बात करें। सजातीय वर्ण के बारे में बात करेंगे कि वह स्वर वर्ण या जो स्वर वर्ण, ऐसे सजातीय वर्ण, ठीक है। तो बोला जाएगा कि जो स्वर वर्ण, जो स्वर वर्ण, ठीक है, एक ही उच्चारण ढंग से, एक ही उच्चारण ढंग या उच्चारण प्रयत्न से उच्चारित होते हैं, ठीक है, उसे सजातीय स्वर वर्ण कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं, ठीक है। उच्चारण जो ढंग होगा वो सेम होगा, तब उसको वो चीज कहा जाएगा, ठीक है। जैसे में अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो अ आ को एक साथ ले लीजिए, अ आ एक साथ हो गया, इसका उच्चारण ढंग एक ही होता है या उच्चारण प्रयत्न एक होता है। ई, ठीक है, ई जो हो जाएगा वो एक साथ ले लीजिए। हाँ, उ, ये सब जो है आपका क्या कहलाएगा? सजातीय वर्ण कहलाएगा, ठीक है, सजातीय वर्ण कहलाएगा। हाँ, मतलब वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बात कर ले। आगे जो बात करेंगे वो विजातीय के लिए बात करेंगे, ठीक है। आगे जो बात करेंगे वो विजातीय के लिए बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा बस, तेरा ध्यान किधर है? इधर देखो। विजातीय वर्ण के बारे में बात करेंगे दूसरा नंबर में, ठीक है। विजातीय वर्ण, ठीक है, इसको विजातीय वर्ण बोल दीजिए या विजातीय स्वर वर्ण बोल दीजिए, बात वहीं पे पहुंचेगा, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? सब गप लड़ा रहे, बाप रे, इसे तो पढ़े हुए हैं, दोबारा कैसे पढ़ सकते हैं? हाँ हाँ, होता है, ठीक है, कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात। जो स्वर वर्ण या वर्णों लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी वर्णों कर देते हैं। जो स्वर वर्णों ठीक नहीं होगा, वर्ण, ठीक है, वर्णों को, ठीक है, यहाँ पे सही है। जो स्वर वर्णों को, ठीक है, दूसरे, ठीक है, एक ही नहीं, समान नहीं हो जाएगा, यहाँ पे अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा?
अलग अलग हो जाएगा। तो दो उच्चारण ढंग, जो स्वर वर्णों को दो उच्चारण ढंग या उच्चारण प्रयत्न, ठीक है, उच्चारण ढंग, ठीक है, नीचे का नहीं लगेगा, ढंग या उच्चारण प्रयत्न, उच्चारण प्रयत्न से उच्चारित किया जाता है, से उच्चारित किया जाता है, उच्चारित किया जाता है। ये सब समझना होता है, याद करना नहीं होता है, याद नीचे बस जानना है कि उसे किया जाता है, उसे उसे क्या कहेंगे, विजातीय, विजातीय स्वर वर्ण कहेंगे, ठीक है, विजातीय स्वर वर्ण कहते हैं। अच्छा बताओ, विजातीय स्वर वर्ण का जैसे क्या लिख सकते हैं, विजातीय स्वर वर्ण का जैसे जो लिखेंगे, ठीक है, हाँ अलग अलग लिख दीजिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए अ के साथ ई लिख दिए, ठीक है, अ के साथ उ लिख दिए, ई के साथ ए लिख दिए, ये सब, ठीक है, बात समझ में है कि नहीं है, मतलब अलग अलग कर दिए हैं, किसी को भी अलग अलग कर दीजिए, ई नहीं लगे कि सेम सेम टाइप का है, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका विजातीय। अच्छा देखो, इसको सजातीय या सवर्ण कहते हैं, और इसको विजातीय या अवर्ण कहते हैं, ठीक है, समझ में है, हम दिमाग में सेट कर लेना है एकदम अच्छा से, ठीक है। तो वर्ण आपका यहां तक में जो भी था स्वर वर्ण वो हो गया। अब अगले बार हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण, और उसके बाद उसका उच्चारण स्थान, और ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर शब्द में चलेंगे, ठीक है। तो आई थिंक क्लास डिसमिस इसका